नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो लाया हूं बायोलॉजी का, जो कि एवरी एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है और मैं लूसेंट से प्रश्न लिया हूं। बहुत सारे एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये मेरा वीडियो का पहला वीडियो है, प्रश्न का पहला वीडियो है, और मैं एक दो वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपका बायोलॉजी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो वर्गीकी का जनक जो है लिनियस महोदय को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक है वह लिखा गया है लिनियस के द्वारा। अगला है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो है वह आपकी जाति है। चौथा है कि आलू किस कुल से संबंधित है। तो आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है कपास संबंधित है। कपास जो आपका है वह आपका ग्रेम आलू फिर उसका कपास, जी हाँ दोस्तों, कपास जो है आपका मालवेसी कुल से संबंधित है। छठा नंबर है कि बैगन किस कुल का पौधा है। तो बैगन जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर कि कपास के पौधे का वंशीय नाम है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम जो है वंशीय नाम गैसीपियम जो है कपास के पौधे का वंशीय नाम है। 8वां है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मैग्निफेरा इंडिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं। तो अनाज वाले पौधे जो हैं ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। 11 है कि दलहनी पौधे संबंधित हैं। तो दलहनी पौधे जो हैं लेग्यूमिनोसी से संबंधित हैं। अगला है सबसे बड़ा कुल है। तो सबसे बड़ा कुल जो आपका है ऑप्शन डी कंपोजिटी। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। तो मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया है। चलिए अगला है 14 चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थियासाइनेंसी है। अगला है कि तैल बीज वाली फसल किससे प्राप्त की जाती है या किससे संबंधित है। तो तैल जीव वाली फसल जो है क्रूसीफेरी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि मटर पौधा है। तो मटर जो है कहाँ से, आप देखते होंगे मटर साग खाते होंगे, तो साग से संबंधित है। अगला है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह सिकुआ है। अगला है कि एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो एट्रोपा बेलाडोना के जो है पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है। अगला है कि एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है। तो एफ्रेडा पौधे का जो है तना एफ्रेडिन उत्पत्ति करता है। अगला 20 नंबर प्रश्न है कपास के रेशे होते हैं। तो कपास के रेशे जो हैं आपके बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। अगला है कि मॉर्फिन निकाला जाता है। तो मॉर्फिन निकाला जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से। अगला है कि केसर उत्पन्न होती है। तो केसर जो उत्पन्न होती है वह क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। अगला है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है, जिसमें कि आप लोग खाते हैं ना। तो भोजपत्र जो है वह उत्पन्न होता है बेटुआ के छाल से। अगला है 24 नंबर कि लौंग है तो सूखे फूल हैं लौंग। अगला है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो फूल गोभी के पौधे का जो है वह पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। तो पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपका अगला है 27 नंबर कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला
चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो चिकोरी चूर्ण जो है कॉफ़ी पाउडर मिलाए जाने वाला जो होता है वह जड़ों से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो रेस्पिरिन नामक औषधि जो है राउवुल्फिया सर्पेंटाइन से प्राप्त होती है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो कुनैन जो है वह आपका छाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। तो वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद जो होते हैं केसर में होते हैं। चलिए केसर में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला देखते हैं कि हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी चूर्ण जो है आपका बीजों शुष्क बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो निम्न में से मानव निर्मित जो है वो आपका बी है, ट्रिटिकेल जो है कि मानव निर्मित है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह आंवला है। अगला है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में जो है आपका निकोटीन पाया जाता है, जिससे कि नशा आता है ना। चलिए अगला देखते हैं, हानिकारक है, जहरीला पदार्थ। जी हाँ, अगला है कि उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। तो उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि राउवुल्फिया जाति से प्राप्त होती है। अगला है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो प्रमुख धान्य फसल जो है भारत की वह चावल है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है वह प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ज़्यादा जो आपका खाद्य में प्रोटीन होता है वह है सोयाबीन, जिसमें लगभग 46% होते हैं। अगला देखते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तो जो है इनमें से कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। 41 है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्रकृति उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोक्विन। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला है कि 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 43, इन पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दालचीनी जो है घर में यूज करते होंगे, मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो आपका सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। आरआरबी में पूछा भी गया है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होता है। अगला है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है आपका फल से प्राप्त होता है। अगला है लौंग जो है आपका फूल की कली से प्राप्त होता है। फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला है 47 नंबर, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हशीश जो है पौधे के तने तथा नर पुष्पांग से के निस्त्राव से प्राप्त की जाती है। यह जो है आपका निस्त्राव से मतलब तने तथा नर पुष्पाक्रम जो होता है उसके निस्त्राव से प्राप्त की जाती है। 48 है, बांसों को निम्नलिखित किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बांसों को जो है
वह घास में वर्गीकृत किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला पौधा जो घास जो है वह आपका बांस है। चलिए अगला है 49 नंबर की धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो धनिया में जो उपयोगी अंश है वह आपके पत्ते और सूखे फल होते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो है आपका जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर होगा आंवला। आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि आपका है पपीते में पीले रंग किसके कारण होता है? पपीता में पीला रंग जो है वह आपका कैरिका जैंथीन के कारण होता है। अगला है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। 55वां है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलिक्स परप्यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो वह है आपका सहजीवी। अगला 57 है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत वर्गीकरण वह आपका विटेकर ने किया था। अगला है कि 58 केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र लाया जाता है उपयोग में। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला है कि दाल पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है। तो दाल जो है पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और नीला रंग मतलब पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह जो है कैरोटीनाइड के कारण जो है पत्तियों का रंग जो है लाल होता है, नारंगी होता है, पीला होता है। चलिए गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। तो गेहूं, जौ, नींबू, राई और बाजरा जो है तीन पादप परिवारों से संबंधित है। अगला है 63 नंबर आपका वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। तो वर्गीकरण की कैरोलस लीनियर प्रणाली जो है द्विपद है। चलिए दोस्तों आप दूसरा चैप्टर देखते हैं। सेल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। सेल जो है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो वो आपका रॉबर्ट हुक ने इसे खोजा था। और कब? 1665 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो वह है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। अगला है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आपको यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में जो है आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न है आपका कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो है आपका प्लास्टिड है। चलिए अगला देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है
कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला है कि कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को जो है एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। अगला है कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित कोशिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो इसका होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। अगला है आपका कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में केवल जो है आपका ये तीनों उपर्युक्त सभी चीज़ दिया है। तो रसिकाएं भी पाई जाती है, लवक भी पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है। चलिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला है कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक जो है मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता है। अगला है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो वह लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। तो वह है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से ज़्यादा जो है सेल में पानी पाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है। तो इसका होगा लाइसोसोम। चलिए, अगला है 21 नंबर किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो 21 का हो जाएगा आपका बी, कोशिका भित्ति के कारण। चलिए, अगला है कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्त्रावी है। अगला है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो कोशिका का रसोई घर आपको क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःस्त्रावी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो चिकने अंतःस्त्रावी जलिका द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। उसके अलावा द्रव्यों का अभिगमन भी होता है दोस्तों, लिपिड का संश्लेषण होता है, स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण होता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण यह नहीं करता है, तो राइबोसोम करता है। 25 का है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ऑल्टमैन ने किया था। अगला है 26 नंबर कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। तो आपका लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। 27 नंबर लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो लाइसोसोम्स जो है अंतः कोशिकीय पाचन में कार्य करता है। 28 है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह आपका पारगम्य होती है। 29 है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है वह क्रिस्टी कहलाता है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग जो है वह आपका पुरकुंजे ने किया था। 32 है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है।
तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार हर सेल का कथन है। अगला है कि डीएनए की द्विहेलिक प्रारूप के पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका होगा वाटसन तथा क्रिक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज जो है सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था। अगला है 35 नंबर की कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रण होती है। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि केंद्र के द्वारा नियंत्रण होती है। गुणसूत्र शब्द किसने दिया? तो गुणसूत्र शब्द जो है वह वाल्डेयर ने दिया था। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज जो है वह आपका पोर्टर ने किया था। अगला है कि आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का ने किया। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है वह आपके जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। अगला है कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं सर्वाधिक गुणसूत्र। अगला है कि 41 है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो जीव द्रव्य जो होता है वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है वह आपका हैदराबाद में उपस्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। अगला देखते हैं कि 44 नंबर है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में जो है आपका सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, यह आपका सही नहीं है। अगला है 45 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है? तो कोशिका अंगों में कौन सा अर्धपारगम्य है? तो वह कोशिका झिल्ली है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक समान संरचनात्मक घटक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। कैल्शियम जो है वह सामान्य घटक है। कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही होगा, कैल्शियम। अगला देखते हैं 47 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, तो कोशिका अंगक जो है वह गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 50 का देखते हैं कि एक इमारत में ईंट जीवों में डैश के समान होता है, तो वह है कोशिकाओं के समान। जिस प्रकार की मकान जो है ईंटा से बनता है उसी प्रकार कोशिका से हमारा शरीर बनता है। चलिए अगला चैप्टर देख। जी हाँ दोस्तों, कि परिस्थितिकी चैप्टर अब हम लोग देखते हैं। परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो परिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किया है वह रिटर महोदय ने किया है। अगला है कि परिस्थितिकी
निम्नलिखित में के बीच परिस्थिति संबंधी का अध्ययन करता है। तो इसका सही होगा जीव व वातावरण। अगला है कि स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय है। तो स्वपरिस्थितिकी का अभिप्राय व्यक्तिगत जीवधारी का परिस्थिति का अध्ययन है, परिस्थितिकी का अध्ययन है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है वह किसने किया था? टेंसले ने प्रस्तुत किया था। यह क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये परितंत्र शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है। चलिए, अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो इसका होगा जैविक और अजैविक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का आजीवीय घटक है? तो वह जो है इसका जल जो है अजीवीय घटक है। अगला है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? तो इसका सही होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, खाद्य श्रृंखला बनती है। तो खाद्य श्रृंखला जो है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से बनती है। अगला है किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो वह जो प्राथमिक उपभोक्ता जो है आपका शाकाहारी होते हैं, क्योंकि कोई खाना जो बनाते हैं वो उत्पादक हैं ही और शाकाहारी उसको खा जाते हैं, तो वो क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला है कि किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। तो किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना और खाने को बना देना ना, जैसे कि पौधा। अगला है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? प्रकाश ऊर्जा। अगला है कि सूर्य का प्रकाश। और अगला क्वेश्चन है किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? तो किसी भी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या प्राथमिक उत्पादों की होती है। अगला है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। तो वह अपरदन कहलाता है। अगला है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है वनों के उगाकर रोका जा सकता है। अगला है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो उसको नदियों पर बांध बनाकर वह वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन आप लोग सभी लोग जानते होंगे, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। एसएससी 2013 का प्रश्न है। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जो है राइजोफोरा है। क्या है? राइजोफोरा। अगला है कि समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। अगला है कि न्यूनीकृत पत्तियों और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? तो यह जो है शुष्कोद्भिद का प्रमुख लक्षण है। अगला है कि मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। तो मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र इसलिए होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषण करके जड़ें गहराई में चली जाती है। अगला है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, तो दोनों का रहना बहुत ही नेसेसरी है। चलिए, अगला है 23 नंबर
23 नंबर आपका है कि अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष भर होते हैं। तो वर्षा जहां पर पूरे वर्ष भर होंगे वहीं पर अधिपादप पाए जाएंगे। अगला है कि मिमिर्कोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। तो क्या है मिमिर्कोफिलॉजी? तो कोफिली मिमिर्कोफिली क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चींटियों के बीच। ऐसे दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है मिमिर्कोलॉजी क्या है, तो वो चींटियों का अध्ययन कहलाता है। तो दोनों चीज़ से आप ध्यान में रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है, तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है आपका सागर है। अगला है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? तो वन रोपण द्वारा रोकना होगा मृदा अपरदन को। अगला है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तो जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। अब बोलिएगा कैसे? क्योंकि बकरी ने घास खाया और बकरी को मैंने खाया, तो द्वितीय उपभोक्ता हुए ना। चलिए अगला देखते हैं। अब बकरी प्रथम उपभोक्ता हो गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा जो है वह किससे प्राप्त होगा दोस्तों? तो सूर्य से प्राप्त होता है। बीपीएससी में पूछा गया है 2001 में। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक जीव से दूसरे जीव में दूसरे के। अगला बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो है एक जलीय पौधे हैं। क्या हैं? एक जलीय पौधे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो ये सभी में से मरुद्भिद पौधा जो है वह आपका करील है। याद रखिएगा करील। अगला है पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। अगला है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो संबंधित है आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करना, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि करना। अगला है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है। तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण हरे पौधे हैं। अगला है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन्य क्षेत्र जो है वह आपका 33.3% होना चाहिए। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से इन सभी में से दोस्तों तो वह जो है दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है। अगला है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो यह क्या होगा? इसका यांत्रिक मदद हेतु नहीं दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। आईएएस में पूछा गया है दोस्तों। अगला है कि पादपालय एक सुविधा है जिससे कि आप नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही लें। अगर हो सके तो दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें जो कि हमें सपोर्ट मिले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि। कौन सा? कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न है कि अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं।
क्योंकि क्योंकि यह जो होता है, ऐसा होने का कारण मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये रात को पुष्पित होते हैं, क्योंकि कीटों का जरूरी है पुष्पन के लिए, पॉलिनेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पैदा होने वाले पौधे हैं जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला है कि पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना की प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादित किसने किया? तो ग्रिनेल्स ने किया था। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका सही होगा महासागर। अगला है 44 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी 3 आर पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कम करना, पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना। अगला है कि सामाजिक वानिकी है। तो सामाजिक वानिकी जो है आपका सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। अगला है कि राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर वो स्थित है? तो राष्ट्रीय वानिकी उद्यान जो है आपका लखनऊ में है। अगला देखते हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका देहरादून में स्थित है। अगला है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो धान की खेती जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। 51 है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो रेड डाटा बुक में जो है संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। अगला है कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो आपका संकटापन्न है या संकटापूर्ण है। अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो जैव विविधता के लिए जो खतरा है आपका है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विकास तथा झूम खेती नागालैंड वगैरह में पूर्वी राज्यों में किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका होगा वनोन्मूलन, मतलब वन को कटाई करना। अगला है कि ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति निर्भर करती है। तो ताल जो है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। अगला है कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है। तो प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक मानव गतिविधियां हैं दोस्तों, मानव गतिविधियां। अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन जो है वह पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को माना जाता है। अगला है कि वह वर्णक जो वनस्पति में पैराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो वनस्पति में पैराबैंगनी के दुष्प्रभाव से फाइकोसाइसिन बचाता है। कौन सा? फाइकोसाइनिन, जो कि एसएससी 2012 में पूछा गया दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब जगह नहीं मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। 59 क्या कहता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला है 60 नंबर, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है ये आपका असम में एक सींग वाले गंडे के लिए जाना जाता है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर, चिपको आंदोलन मूल रूप से
किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन दोस्तों वह जो है वनों की कटाई के विरुद्ध था, जो कि वनों की कटाई रोक दिया गया था। चलिए अगला है इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इकोमार्क किसे दिया जाता है? तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे ही दिया जाता है। ग्रीन हाउस में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय, तो देखिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा सिवाय जो है ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव हुए हैं। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के अलावा सभी चीज़ प्रभावित हुए हैं ना। चलिए अगला देखते हैं कि 65 नंबर क्या कहता है? ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय क्षोभ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो वह क्या होगा? 65 का आपका डी नंबर होगा 9.0 ppm। तो याद रखिएगा दोस्तों, एसएससी में पूछा गया है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ओजोन इतनी सांद्रता पर, मतलब सेकेंद्रन पर गंभीर फुफ्फुसीय मतलब हृदय से संबंधित है। हृदय जो आप सांस लेते हैं तो आपका है शोध उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो 9.0 ppm। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 66 नंबर, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जो है आपका वह है सी, जल हायसिंथ। क्या है? जल हायसिंथ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से परिस्थिति की संतुलन बिगड़ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? लकड़ी काटना। लकड़ी काटेंगे आप, वन को काटेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा। अगला है कि यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे, एसएससी में पूछा भी गया है। अगला है कि आपका कि जब पादप विविधता को प्रकृति आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं। तो इसका क्या होगा? स्वस्थान। क्या करते हैं दोस्तों? स्वस्थाने। अगला है आपका 70 नंबर, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। तो सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होगा? मृदा अपरदन। अगला है कि आपका चारण आहार श्रृंखला के आधार जल में तैलीय होते हैं। तो चारण आधार श्रृंखला के आधार जो हैं वह जल में श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं, तो उत्पादक होते हैं। अगला है दोस्तों कि 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पर्यावरण ओजोन के साथ पूर्णतः संबंधित संगठन है। तो पर्यावरण ओजोन के साथ जो है पूर्णतः संबंधित संगठन क्या है? NNERI। चलिए अगला देखते हैं कि 73 नंबर, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होता है? तो मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का प्रभाव जो होता है, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो भारत में जो है विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह जल विद्युत है। कौन है? जल विद्युत, याद रखिएगा। अगला है कि धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो इसका होगा आपका प्राकृतिक संसाधन। अगला है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पारिस्थितिकीय
पदछाप। अगला है आपका 78 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो निम्न में से कौन सा है? तो व्यंजक का एक प्रभावी कारक जो है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। अगला है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक होते हैं? तो निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगला है हैलांस, अगला है आपका कार्बोटेट्राक्लोराइड। तो ये तीनों जो है ओजोन रिक्ति कारक है, मतलब ओजोन को क्षय करेगा। अगला देखते हैं 80 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो भारत में जो है उत्तेजनशील जैव विविधता की दृष्टि से कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही होगा पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट। कौन कौन? पूर्वी हिमालय और पूर्वी घाट। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। 1 एंड 3 होगा, पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट, सॉरी दोस्तों, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर कहता है कि 81 नंबर आपका प्रश्न है कि थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न तो है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा चैप्टर से मैं ले आया, ये आपको त्वचा से पहला प्रश्न है। तो आपका ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो मानव त्वचा का जो अध्ययन करते हैं तो वो जो है डर्मेटोलॉजी को इसके अंतर्गत करते हैं। डर्मेटोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। तो प्रतिरोध का अध्ययन किस में करेंगे दोस्तों? तो इम्यूनोलॉजी। एकदम साफ लग रहा है। इम्यूनो मतलब प्रतिरोधकता। चलिए देखते हैं पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वह जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला है कि कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं वह आपका एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है कि तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो तितलियों का अध्ययन जो है वह कहलाएगा लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। अगला है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। 8वां का है कि ऑर्निथोलॉजी है। तो ऑर्निथोलॉजी दोस्तों है आपका पक्षियों का अध्ययन। अगला है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी जो है दोस्तों वह ऊतक से संबंधित है। अगला है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन है आपका जो है क्या कहलाएगा दोस्तों? तो घाव का अध्ययन क्या? तो वो आपका कहलाएगा ट्रोमोटोलॉजी। क्या कहेंगे? ट्रोमोटोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए डर्मेटोलॉजी तो स्किन का बता ही दिया है। ओंकोलॉजी तो आपका कैंसर से है। तो कैलोलॉजी तो आपका चेहरा सबका अध्ययन जो होता है, सौंदर्य का अध्ययन। चलिए अगला देखते हैं। कैलोलॉजी कहलाता है सौंदर्य का अध्ययन। चलिए कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का ओंकोलॉजी कहलाता है। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं का कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी। अगला है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। अगला है 4 नंबर, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। तो मनुष्य के वातावरण के सुधारने से नस्ल के सुधार को यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहते हैं? यूथेनिक्स। अगला है कि नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियों की अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे?
एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अगला है कि उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियम द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करता है कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा यूजेनिक्स कहलाता है। अगला, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान, कीटों से संबंधित क्या है, जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाती है। अगला है कि मछलियों तथा उनमें संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। तो मछलियों तथा उनमें संबंधित उद्योगों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। अगला है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। तो इसका सही होगा मॉर्फोलॉजी। अगला है 20 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर क्या है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो कहलाती है। तो ये होगा जेनेटिक्स। अगला है कि जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन जो है वह कहलाता है आपका मायोलॉजी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। तो भैया मधुमक्खियों का पालन याद नहीं रहे तो एपीकल्चर मतलब उठा के पी जाओ मध, तो एपीकल्चर कहलाता है। अगला है रेशम पालन कहलाता है। तो सेरीकल्चर जो है वह आपका रेशम पालन कहलाता है। उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान को कहते हैं। तो उत्तकों की रचना से अध्ययन जो है वह हिस्टोलॉजी कहलाती है। अगला है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन होता है। तो न्यूरोलॉजी में दोस्तों वह जो है किसका अध्ययन होगा, तो स्नायु तंत्र का, किसका, स्नायु तंत्र का अध्ययन होता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस लिए अध्ययन करते हैं, किसके अध्ययन से संबंधित है, यह दोस्तों वृद्धापन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। अगला है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो शिशु के अध्ययन से पीडियाट्रिक्स संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों कि टिश्यू कल्चर का अध्ययन किससे के लिए उपयोगी है। तो टिश्यू कल्चर का अध्ययन जो है वह आपका किसके लिए उपयोगी है, अनुवांशिकी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। अगला है कि ओन्कोलॉजी किनका अध्ययन है। तो ओन्कोलॉजी जो है आपका अध्ययन कहलाता है वह कैंसर का अध्ययन है। अगला है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स में जो अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी किससे संबंधित है। आनुवांशिकी जो है वह आपका आनुवांशिकता से संबंधित है। 34 नंबर है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। अगला है कि रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि ये है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध जो है शरीर संरचना और वातावरण से है। 37 का क्या कहता है कि आपको बताना है एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो एरेनियोलॉजी है दोस्तों वो मकड़े का अध्ययन है। मकड़ा घर में जो चलता है, मकड़ा है ना, जो जाल लगा देता है, तो उसका अध्ययन है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि आप लोग देखे भी नहीं होंगे, बहुत लोग देखे भी होंगे कि ब्लड का, जैसे कि ब्लड आपका ग्रुप ए है, तो ए है तो आप में एंटीजन ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ए और ए है, ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए है, तो इसका जस्ट विपरीत जो होगा
एंटीबॉडी बी होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जस्ट विपरीत होता है एंटीबॉडी, ठीक है। जब तक आपका एंटीजन मैच नहीं करेगा तब तक वो ब्लड नहीं देगा। अगर एंटीजन अगर आपका मतलब ए है, आपका मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी वाला चढ़ा देगा आपको ब्लड, तो उस कंडीशन में ब्लड जम जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो एंटीजन सेम होना चाहिए ब्लड का, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ए बी में अगर पूछिएगा इसमें कौन सा एंटीजन होता है, तो ए बी में ए बी दोनों एंटीजन होगा लेकिन एंटीबॉडीज नहीं होगा। जी हाँ, चलिए अगर ओ में बोल दीजिएगा तो दोस्तों, तो ओ में जो है ए और बी एंटीजन नहीं होगा, दोनों एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगा दोस्तों। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्वदा मतलब कि सभी को देने वाला ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरे चैप्टर। चलिए दोस्तों देखते हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया और परजीवी तथा अमीबा को जो है दोस्तों वह आपका प्रोटोजुआ में रखा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा की। अगला है कि चप्पल की आकृति का जंतु जो है वह आपका पैरामीशियम है। अगला है अमीबा का प्रचलन अंग है, तो अमीबा का जो प्रचलन अंग है वह है कूटपाद। अगला है कि हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है, तो हरा प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। अगला है कि आपका पौधा और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो वह जो जाना जाता है यूग्लिना को जाना जाता है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलेटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी होता है, तो उत्तरदायी प्रोटोजुआ जो है वह जो है आपका एंट अमीबा। अगला देखते हैं दोस्तों, नोमा, कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है, तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ जो आपका है प्लाज्मोडियम है। अगला है कि 10वां कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ है, तो कालाजार जो है वह उत्पन्न करता है लिस्मेनिया। क्या है? लिस्मेनिया। निद्रा रोग पैदा करता है, तो निद्रा रोग जो है आपका पैदा करने वाला कौन है? तो वह है आपका ट्रिपनोसोमा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजुआ होता है, तो वह है ई कोलाई। तो दोस्तों मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है कि मैं मन से मेहनत कर रहा हूं तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि 13 नंबर अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा में कूटपाद प्रचलन है। ऐसे ऐसे दोस्तों देखिए, ऐसे ऐसे उसका कोई आकार नहीं होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को ऐसे लिया, ऐसे दाब लिया और खा लिया, जिसको कि सुडोपोडिया भी कहते हैं दोस्तों। अगला है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है वो आपका रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, तो जापान में उपहार स्वरूप जो भेंट किया जाता है वह क्या है? यूप्लेक्टेला जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। 16 नंबर क्या कहता है कि वीनस के फूलों की डालियां के नाम से जाना जाता है, तो वीनस के फूलों की डालियों के नाम से यूप्लेक्टेला को जाना जाता है। अगला है कि आपका स्पंजों के शरीर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो है ऑस्टिया कहलाते हैं। अगला है कि स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र जो कहलाता है ऑस्कुलम। क्या कहलाता है? अस्कुलम।
अगला है कि सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेंट्रेटा संघ को अन्य जो है निडेरिया के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन होता है? तो हाइड्रा में जो है वह रक्त नहीं होता है। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण जो है वह आपका किसके द्वारा हुआ है? तो सिलेंट्रेटा के द्वारा हुआ है। अगला है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग जो है आपका टेंटेकिल्स है। अगला है 23 नंबर कि प्रवाल क्या है? तो प्रवाल जो है दोस्तों एक समुद्री जीव है। अगला 24 नंबर है कि जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो जेलीफिश के नाम से जो है वह जाना जाता है ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। तो समुद्री एनीमोन के नाम से मैट्रिड्रियम को जाना जाता है। किसे? मैट्रिड्रियम को जाना जाता है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से फाइसेलिया को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पर कि यह प्रश्न जो है 27 नंबर कि हाँ अमरत्व का गुण पाया जाता है। तो अमरत्व का गुण जो है वह दोस्तों हाइड्रा में पाया जाता है। अगला है कि 28 नंबर है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो चिपटे कृमियों को जो है प्लेटीहेल्मिन्थेज के अंतर्गत रखा गया है। 29 नंबर, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि जो है वह भी जो है किस में रखा गया है दोस्तों? वह जो है प्लेटीहेल्मिन्थेज में रखा गया है। अगला है 30 नंबर, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इन सभी में से उपयोगी कौन सा नहीं है मानव मात्र के लिए? तो फीता कृमि। जबकि केचुआ तो आप जानते ही हैं कि किसका मित्र है? किसानों का। मधुमक्खी हम लोगों का मित्र है जो कि शहद देता है। रेशम कीट भी हम ही लोग का मित्र है। चलिए देखते हैं कि निम्न में किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो यह जो है दोस्तों वह शुअर का मांस जो है अगर अधपके खाया जाए ना तो फीता कृमि आपके आंत पर पहुंचेगा। अगला है कि गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोल कृमि और सूत्र कृमि को रखा गया है किसमें? निमेंथेलिन्थीज के अंतर्गत रखा गया है। 33 नंबर है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो एस्केरिस द्वारा जो है मनुष्य में एस्केरियासिस नाम का रोग होता है। 34 नंबर है, फैलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फैलेरिया नामक रोग जो है विचेरिया किससे होता है दोस्तों? विचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा होता है। अगला है कि एस्केरिस पाया जाता है। एस्केरिस जो है मनुष्य के आंतों में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, एस्केरिस मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेरिटीमा पोस्थुमा जो है यह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेरिटीमा पोस्थुमा जो है नेरिस का वैज्ञानिक नाम है। नेरिस नहीं दोस्तों, सॉरी, नेरिस का नहीं है, केचुआ का है। जी हाँ दोस्तों, केचुआ। फेरिस्टीमा पोस्थुमा किसका है? केचुआ का है। केचुआ याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि केचुआ में कौन सा रक्तवर्णिक उपस्थित होता है? तो रक्तवर्णक जो है केचुआ में कौन सा उपस्थित होता है दोस्तों? तो हीमोसाइनिन। कौन होता है? हीमोसाइनिन। केचुआ कृषकों का परम मित्र है क्योंकि वह क्या करता है? केचुआ जो है जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। अगला है 39, क्या कहता है कि केचुए में कितनी आंखें होती है?
तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, केचुए में कोई नेत्र नहीं होती है। अगला है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाएगा, तो वह जो है किस प्रकार, भूमि को पीली करके ना, तो भूमि को पोली करके, जी हाँ, छोटे छोटे दाना में बदल देगा। चलिए अगला है कि कीटों में कितने जोड़ी टांग होते हैं। तो कीटों में 6 गो टांग होते हैं, मतलब 3 जोड़ी ही ना होगा। चलिए अगला देखते हैं कि आपका कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जल में जो जीवित नहीं रहता है क्योंकि वह श्वास जो लेता है वो आपका वर्तिका वह लेता है, वातक नली से लेता है, जिसको कि आप उसके शरीर पे देख सकते हैं। तो वातक नली से वो श्वास लेता है। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है। तो कौन सा कीट उपयोगी नहीं है दोस्तों, तो यह जो हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है उपयोगी नहीं है। अगला देखते हैं 43 नंबर या 44 नंबर है कि मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है। तो मच्छर पर लाल खून का उभर आना किस प्रपोषण के कारण होता है, तो वह स्तनधारी प्रपोषण के कारण होता है। लाह उत्पन्न होता है। तो लाह उत्पन्न जो होता है कीटों के शरीर के स्त्रवन से। अगला है 46 नंबर कि रेशम का उत्पादन किससे होता है। तो रेशम का उत्पादन जो है वह आपका रेशम कीट के प्यूपा से होता है। दोस्तों याद रखना है कि प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो घरेलू मक्खी का लार्वा जो है वह कहलाता है मैंगोट कहलाता है। तो अगला बात कर लेते हैं कि बिच्छू का विष पर होता है। तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, बिच्छू का विष जो है वह डंक में होता है। एसएससी में पूछा गया है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। तितली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। किसके कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। निद्रा रोग फैलाती है। तो सीसी मक्खी जो है वह निद्रा रोग फैलाती है। अगला है कि मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मक्खी है। तो मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मक्खी जो है आपका सैंडी फ्लाई है। कौन है, सैंडी फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। तो कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है कि उसमें 3 जोड़ी पैरें होती है। अगला देखते हैं दोस्तों 53 नंबर है कि मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है। आप लोग तो सभी लोग जान रहे होंगे कि मलेरिया रोग का मादा एनाफिलीज वाहक है। अगला है कि कटल फिश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कटल फिश के नाम से सीपिया जाना जाता है। अगला है कि ऑक्टोपस है एक। तो ऑक्टोपस क्या है एक, तो ऑक्टोपस जो है एक मृदुकवची है। क्या है, मृदुकवची है। अगला है कि डेविस फिश के नाम से जाना जाता है। तो डेविस फिश के नाम से कौन जाना जाता है, ऑक्टोफिश को जाना जाता है। अगला है कि 57 ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। 58 हमारा क्या कहता है कि एनालिडा और मोलस्का, क्या बोल रहा है दोस्तों, एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। तो एनालिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोप्लीना है। मछली तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। तो तारा मछली जो है वह किस संघ का प्राणी है, एकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। 60 नंबर है कि अरस्तु का लालटेन है। तो अरस्तु का लालटेन जो है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र समुद्री अर्चिन के। अगला देखते हैं 61 नंबर, तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तो तारा मछली के नाम से जो है एस्टीरियस जाना जाता है। कौन जाना जाता है, एस्टीरियस। अगला है कि मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है।
तो वो क्या है, तो गिल्स जो है श्वास लेने में मदद करती है। तीसरा 63 है कि मछलियों के हृदय की विशेषता है, तो मछलियों की हृदय की विशेषता है इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव है वास्तव में मछली, तो यह आपका हो जाएगा समुद्री घोड़ा। दिख तो रहा है घोड़ा, लेकिन घोड़ा नहीं है, यह समुद्री घोड़ा जो है यह समुद्री मछली है इसका नाम। जी हाँ दोस्तों। अगला 65 नंबर एक, इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है, तो ये जो है सॉफिश तो है ही, पाइप फिश भी है मछली, आपका गिटार फिश भी है, लेकिन स्टार फिश जो है ये आपका मछली नहीं है। अगला है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो समुद्री घोड़ा जो है वह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। 67, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, फ्लाइंग फिश जो है वह वास्तविक मछली है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक मीन है, तो कौन सा एक मीन है दोस्तों, तो वह है फ्लाइंग फिश जो है आपका एक मछली है। अगला कहता है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो संसार में जो है किसके जीव की संख्या सर्वाधिक है, इसका सही होगा उत्तर आपका मछली। सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो सबसे विषैली मछली आपको मिलेगी वह पाषाण मछली। क्या है, पाषाण मछली। अगला है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो वह है गैम्बूसिया। क्या है, गैम्बूसिया। अगला है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है वे श्वास नहीं ले पाती हैं, जो कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पढ़े थे, तो वही है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, तो शार्क मछली में जो है दोस्तों वह 0 हड्डियां होती है। एम्फीबिया बनाती है, तो एम्फीबिया जो है वह क्या बनाती है दोस्तों, एम्फीबिया बनाता है तो क्या बनाता है, तो वह है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एम्फीबिया के अंतर्गत आता है वो, जैसे कि मेढक हो गया। अगला देखते हैं, केवल नर मेढक टरटराते हैं, क्यों नर मेढक टरटराते हैं दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है। मादा मेढक में जो है वाक कोष नहीं होता है, इसलिए नर मेढक टरटर करते रहते हैं। 76 नंबर क्या कहता है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मेढक का लार्वा जो है वह टेडपोल कहलाता है। अगला है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेढक वृक्ष मेढक या वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है, तो वृक्ष मेढक और वृक्ष मंडूक के नाम से हाइला जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, हाइला बीपीएससी में पूछा भी गया है प्रश्न। शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है, तो उपयुक्त सभी, ये सभी जो हैं ये शीत रक्तीय प्राणी हैं, मछली, मेढक, छिपकली और ये सभी हैं ही, तो ये सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। आरआरबी 2004 में पूछा गया है। 80 का बी कहता है, 80 का कहता है कि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एम्फीबियन है, इसलिए पानी में भी पाया जाएगा, बाहर भी पाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न है 81 नंबर कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइबरनेशन। अगला है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, तो उच्च तापक्रम पर किसी वस्तु को प्रस्तुति कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं। अगला है
कि निरिशंस प्राणी कौन सा है। तो निरिशंस प्राणी जो है आपका कछुआ है। कौन है निरिशंस प्राणी? कछुआ। अगला है कि निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। तो यह जो है किसमें अश्रु ग्रंथि नहीं होगा दोस्तों? कुत्ता में भी होगा, बैल में भी होगा, मनुष्य में भी होगा। तो किस में नहीं होगा? घड़ियाल में नहीं होता है। 85 नंबर है कि सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होती है। तो सांपों की विष ग्रंथि जो है स्तनधारियों की नस्ल वसा, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां के सदृश होता है। अगला है 86 नंबर आपका क्या कहता है दोस्तों? सबसे विषैला सर्प है। तो सबसे विषैला सर्प कौन है? करैत। अगला है कि 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है। तो कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है दोस्तों? तो अजगर तो आप जान ही रहे होंगे, पाइथन। अगला है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो वह कौन है दोस्तों? किंग कोबरा। तो नाम से ही आपको डर लग जाता होगा, मुझे भी लग जाता है। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था दोस्तों? तो वह जो था भेड़ था। अगला है कि कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां, जी हाँ, अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद करती है? इससे किस प्रकार की मदद करती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। जी हाँ। अगला है कि डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे मेजोम्बिक क्या है? डायनासोर जो थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? सरीसृप थे। अगला देखते हैं कि विषैली छिपकली है। तो विषैली छिपकली दोस्तों क्या है आपको बताना है। तो विषैली छिपकली जो है आपका हिलोडर्मा है। क्या है? हिलोडर्मा। एक ही मात्र विषैली छिपकली है जो हिलोडर्मा है। 93 का क्या 93 का क्या कहता है कि उड़न छिपकली है। तो उड़न छिपकली कौन है दोस्तों? तो ड्रेक्रो जो है वह उड़न छिपकली है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्णकी लवक के कारण। जी हाँ दोस्तों, वर्णकी लवक के कारण छिपकली रंग बदलता है। समुद्र सर्प को कहा जाता है। तो समुद्र सर्प को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहेंगे समुद्र सर्प को? तो वो कहेंगे हाइड्रोफिश। क्या? हाइड्रोफिश। अगला है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो ध्वनि जो है अगर कान नहीं होगा तो वो ध्वनि कहाँ से ग्रहण करेंगे? त्वचा से। पक्षियों की हड्डियां होती है। तो पक्षियों की हड्डियां जो होती है वातिल होती है। अगला है 98 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? तो भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ जो थे डॉक्टर सलीम अली। अगला देखिए, इनके नाम पर पार्क भी बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। 99 है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। तो वह है शुतुरमुर्ग। अगला है कि सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? तो वह है गुंजन पक्षी, जो कि आगे पीछे दोनों से उड़ता है। 101 है शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो शब्दिनी जो है वह है पक्षी में वाक्य यंत्र है। अगला है 102 न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी क्या है? तो न्यूजीलैंड में जो पाया जाता है वह आपका क्या पाया जाता है दोस्तों? कीवी। आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे। और पेंगुइन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये तो बर्फ में पाया जाता है ना, तो दक्षिण साइड अंटार्कटिका में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अंटार्कटिका। 103 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाया जाता है। तो अभी मैंने तुरंत बताया है कि पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाया जाता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, उड़ने में सबसे मतलब असमर्थ है लेकिन दौड़ेगा बड़ा तेजी से, वो कौन है?
तो ऑस्ट्रिच है सबसे बड़ा पक्षी जो बोलते हैं दोस्तों। चलिए 105 का सी हो जाएगा। 106 क्या कहता है कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था। तो किसके चोंच में दांत था जो कि विलुप्त हो गया? तो आर्किया प्टेरिक्स के चोंच में जो है दांत था, अब विलुप्त हो चुका है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी था? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी था। अगला देखते हैं कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं पाबो क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाबो क्रिस्टेसस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो आपको अभी तुरंत बताया गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है उनके दांत थे। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो वह है गुंजन पक्षी। अगला है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण जो है कि वो चिपके रहता है, मतलब तो वह है अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त क्या होता है दोस्तों? गद्दियाँ होती है। लैमली युक्त गद्दियों के कारण वह चिपके रहते हैं। अगला है कि वह पक्षी, जी हाँ, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेते हैं, तो वह पक्षी कौन सा है? वह पक्षी जो है आपका शुतुरमुर्ग। जी हाँ, रेत में ही पाया जाता है ना। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है उपर्युक्त सभी। ये श्वेत ग्रंथि भी उसमें होता है, चार कोष्ठ की हृदय भी होता है, स्तन ग्रंथियाँ भी होती है। 115 नंबर है कि ब्लबर क्या होता है? तो ब्लवर जो है सघन वसा की परत है। क्या होते हैं ब्लवर? तो सघन वसा की परत है। ये आपको पूछा गया है एसएससी 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा प्राणी जो है दोस्तों स्तनधारी नहीं है? तो वह मछली नहीं है, जबकि चमगादड़ भी है, व्हेल भी है, मनुष्य भी है। ये सभी बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, तो है। मछली पिलाते हैं क्या? नहीं, स्तनधारी नहीं है। 117 नंबर है डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। तो डॉल्फिन जो है दोस्तों वह स्तनी में वर्गीकृत किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, स्तनी में। व्हेल स्तनधारी है जी, क्योंकि इसमें क्या होता है? व्हेल स्तनधारी क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें दुग्ध ग्रंथियाँ, जरायुज व बाल होते हैं। चलिए अगला, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो निम्न में से जो है विशालतम स्तनधारी कौन है? तो वह है व्हेल। हाथी से भी बड़ा है व्हेल। चलिए देखते हैं कि 120 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी जो है आपका बाघ है। क्या है? बाघ। अगला है 121 नंबर है कि 22 नंबर है कि केंद्रक विहीन लाल रुधिर आरबीसी, मतलब केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं? तो केंद्रक विहीन आरबीसी जो है वह आपके किसमें होते हैं? स्तनी में पाए जाते हैं। लेकिन दो गो चीज छोड़ के दोस्तों, ऊंट और लामा को छोड़कर सभी में जो है केंद्रक विहीन आरबीसी होता है, लेकिन ऊंट और लामा में होता है। ठीक है। अगला है कि व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में जो है वह आपके 4 चैम्बर होते हैं। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस जो वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में चमकती है। क्यों ऐसा होता है? तो बिल्ली की आंखें रात में इसलिए चमकती है क्योंकि उसके आंख में क्या होता है? टेप्टम लुसिडियम के कारण। अगला है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण हेतु राडार तंत्र जो है आपका चमगादड़ में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 127 का है अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उनमें मुख से उत्पन्न होती है। तो मुख से क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? बहुत बड़ा आवाज ना, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न होती है। 128 क्या है कि मानव का जैविक नाम है। तो मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस। अगला है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को
पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो क्या है, भ्रूण गर्भ में क्या प्राप्त करता है? मां से खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? क्या बोल रहा है, कौन सा अंडज जो है वह स्तनी है? तो मोनोट्रिम जो है वो आपका स्तनी है। अगला है अंडज स्तनी। अंडज स्तनी, जी हाँ दोस्तों, अंडज स्तनी जो है याद रखिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है। मोनोट्रिम जो है वह अंडज स्तनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो निम्न में से इनमें से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो कंटीला चिंटीखोर, कंटीला चिंटीखोर। अगला है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो इसमें जो है नियत तापी प्राणी जो है आपका चमगादड़ है। अगला है कि वह स्तनी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान कौन सा हो जाता है दोस्तों? तो इसका होगा कटक चूहा। क्या? कंटक चूहा। यह पूछा भी गया होगा क्वेश्चन दोस्तों एक बार। तो अगला देखते हैं कि अस्थाई स्तनपायी के उत्सर्जनीय तो उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। मूत्र में क्या पाए जाते हैं? तो वह है यूरिक अम्ल। अगला है कि निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो निम्न में से जो है नियत तापी प्राणी व्हेल है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से जो सांस लेता है वो आपका मेढक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो सबसे बड़ा बंदर जो है दोस्तों वह है बैबून। सबसे बड़ा बंदर बैबून है। अगला है कि अनियत तापी प्राणी कौन है? तो अनियत तापी प्राणी जो है वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है। तो हरित ग्रंथियां जो है वह संबंधित है उत्सर्जन से। किससे है हरित ग्रंथियां संबंधित? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है आपका कि कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो कूटक जो है वह जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। डायनोसोरस थे। तो डायनोसोरस क्या थे? तो डायनोसोरस जो थे आपका सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्पंदन प्राप्त कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्पंदन प्राप्त जो है आपका हेपेरिन है। हेपेरिन है जो कि जमने नहीं देता है ब्लड को ना, यही ना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो दोस्तों आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह आपके सरीसृप व पक्षी वर्ग के हैं। पक्षी वर्ग के बीचों में कड़ी है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो इसमें जो है मोलस्का से संबंधित जो है आपका हेलियोटिस है। कौन है? हेलियोटिस। अगला है मैमथ पूर्वज हैं। तो मैमथ किसके पूर्वज हैं? तो मैमथ जो है वह हाथी के पूर्वज हैं। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अगला है 147 कि फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स जो सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है वह कीटों से। अगला है भारत की सबसे बड़ी मछली है। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मछली है। तो भारत की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क। कौन सी है दोस्तों? व्हेल शार्क। तो इसको याद रखिएगा, व्हेल शार्क। अगला है दोस्तों कि 149 का निम्नलिखित प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। तो आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी है वह गोरिल्ला है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है दोस्तों?
तो वह आपका घरेलू मकड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह जो है मकड़ी है, जो है कीट नहीं है, क्योंकि इससे 6 जोड़ी टांग नहीं 3 जोड़ी टांग नहीं होते, सभी को 3 जोड़ी टांग होना चाहिए। जब भी कीड़ा रहेगा उसे 3 जोड़ी टांग होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों। तो अगला देखते हैं कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। तो पांडा जो है वह किस कुल का है? तो वह है भालू के कुल का। किसका? भालू के कुल का। अगला है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। किससे? वातक तंत्र से। अगला है आपका 153 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है? तो यह जो है इनमें से अंडा कौन देता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एकिडना जो है वह अंडा देता है। कंगारू जो है अर्ध विकसित बच्चा पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी तो बच्चे ही पैदा करते हैं। चलिए अगला है 154 कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? तो भाई आप लोग जान ही रहे हैं कि नागराज है, कि सभी सर्प को खा जाएगा। 155 है अंग भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो यह जो होगा 155 का सी आपका होगा नेरिस्पादाभ। ठीक है। चलिए अगला देखिए दोस्तों कि 156 तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद? तो गैम्बसिया मछली जो है दोस्तों छोड़ दीजिएगा तो मच्छर को मार देगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? क्या बोल रहा है दोस्तों? एक कपी नहीं है, आपको बताना है। तो कपी कौन सा नहीं है? तो वह लंगूर जो है यह एक कपी नहीं है। 158 क्या है? टीनिया फीताकृमि तथा फेसियोला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं? तो कृमि जो है दोस्तों वह जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस के उदाहरण हैं। अगला 159 है कि एडमसिया समुद्री एनीमोन पेनेट्यूला समुद्री पिच्छ किस संघ के उदाहरण हैं? तो यह जो है किस संघ के? सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण की जी हाँ दोस्तों, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? तो कौन सी एक असली मछली है दोस्तों? तो वह है उड़न मछली। अगला है कि मधुमक्खी में पुंधूम होते हैं। तो पुंधूम जो होते हैं मधुमक्खी में क्या होते हैं दोस्तों? तो वह है जननक्षम नर है। अगला है कि 162 निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? तो किसकी शारीरिक बनावट में होती है दोस्तों? तो यह है नेरिस की। अगला है स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नाम नीचे की परतें होती है। तो पोलर बियर की त्वचा के नीचे की परतें क्या होती है स्वयं को गर्म रखने के लिए? तो वसा। अगला है 164 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो कौन सा युग्म इसमें से आपको बताना है? तो मोर तथा ऊंट जो है वह नियततापी प्राणियों का युग्म है। डार्विन फिंचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचिंज का प्रयोग जो है पक्षियों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच और सिल्वर फिश है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो ये सभी में से कीट कौन नहीं है? मकड़ी। चलिए अगला दोस्तों है कि लायन फिश किससे कहा जाता है? तो लायन फिश जो है वह कहा जाता है टेरोइस वेलियंस को। किसे कहा जाता है? टेरोइस वेलियंस को। 169 है इनमें से बेमेल कौन है? तो बेमेल जो है इनमें से दाद जो है कृमि से नहीं होता है, तो फंगस से होता है। अगला है कि आपका निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है?
तो मधुमक्खी जो है वह मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, मतलब मध लेने के लिए। आप जान रहे हैं रेशम कीट मतलब सेरीकल्चर, जी हाँ रेशम पालन। तो उद्यान तो आप जान ही रहे हैं, मछली एक्थियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, एक्थियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है। तो केवल जो है दोस्तों वह किस में होगा, उभयचर और सरीसृप में जो है त्रिकोणीय हृदय होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ में 4 हृदय होता है दोस्तों, 4 कोष्ठीय होता है। अगला है कि बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी चाप जो है वो आपको स्तनपायी में दिखाई देगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो जहरीला सांप दोस्तों कौन नहीं है, तो अजगर, डायरेक्ट आपको निगल लेगा ना अजगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, प्राणी है, मतलब भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है, तो वह आपका गंगा का डॉल्फिन है। अगला है कि मानव सहस लघुत्तम कपि है। तो मानस सहस लघुत्तम कपि जो है वो आपका कौन सा है दोस्तों, तो 175 का ए हो जाएगा, गिबन। अगला है कि समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है। तो समुद्री चूहिया जो है दोस्तों वह काइटिन के रूप में जानी जाती है। क्या चीज़ याद रखिएगा, काइटिन के रूप में बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगा हो तो दोस्तों आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके सुझाव दीजिएगा दोस्तों, और मैं आपके सुझाव पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दूंगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद।